नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रत्युष में। 4 अक्टूबर को आईएएस का एग्ज़ाम है और 11 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम। ये जो आपके दोनों प्री एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए मुश्किल से आपके पास 4 महीने हैं। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका ये है कि आपने जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वो लगाएं। इस मॉक टेस्ट का एक छोटा रूप है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो वो कराने के लिए मैं आपके साथ यहाँ हाजिर हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सकारा, जो कि न्यूज़ में दिखता रहता है, वो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन आपके हैं इजराइल, इजिप्ट, सीरिया या फिर लेबनान। अब सकारा एक जगह का नाम है। अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर है इजिप्ट। इजिप्ट में यानी मिस्र में ये लोकेटेड है सकारा नाम की जगह। क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है, आइए देखते हैं। ये पिरामिड है, पिरामिड यहाँ दिख रहा है, ये पिरामिड है, ये ऊँट है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। ये फिलहाल पिरामिड है और इस पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ जोसेर, लेकिन इसको जोसेर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर एक डी लगा होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो इसको हम पिरामिड ऑफ डिजोसेर नहीं पढ़ेंगे जबकि पिरामिड ऑफ जोसेर कहेंगे। तो ये जो पिरामिड है वर्ल्ड का सबसे पहला पिरामिड है। सबसे पहले जो पिरामिड बना था ये वो है। बेसिकली मॉन्यूमेंटल स्टोन बिल्डिंग है, स्टोन से बना हुआ पहला ये पिरामिड है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि 1992 यानी 1992 में एक भूकंप आया और इस अर्थक्वेक में ये डैमेज हो गया काफ़ी बुरी तरीके से। तो 2006 एक ऐसा समय था जब इजिप्ट ने कहा कि चलो हम इसको फिर से रिनोवेट करेंगे, फिर से बनाएंगे। और 2020 जो कि अभी है, आते आते 14 साल में इन्होंने इसको रिनोवेट किया और इसको फिर से ओपन कर दिया, फिर से इन्होंने इसको खोल दिया है 14 साल के बाद। तो इसलिए सकारा नाम की जगह पर ये है, तो इसलिए फेमस है। कायरो इसकी जो कैपिटल है उसी के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व संगठन ने 2020 साल को, इस साल को किस तरह से डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ यानी कि जो वनस्पतियों का स्वास्थ्य है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय साल, या फिर नर्सेज और मिडवाइफ जो हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय साल, कोरोना के आउटब्रेक के लिए अंतर्राष्ट्रीय साल, या फिर मिलेट यानी तिलहनी के लिए इंटरनेशनल ईयर अंतर्राष्ट्रीय साल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, अगर आपने गेस किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नर्सेज एंड मिडवाइफ, मिडवाइफ का बेसिकली मतलब ये होता है, वेस्टर्न टर्म है, मतलब ये कि डिलीवरी के टाइम बेबी की जो वहाँ पर नर्स होती है, वुमेन के पास जो नर्स होती है उसको हम मिडवाइफ कहते हैं। ये वेस्टर्न टर्म है, नर्स आप जान ही रहे हैं। तो ये क्यों इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ दिया गया। आपने एक नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, लोगों की सेवा करती थी। ये बेसिकली इटली में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये ब्रिटिश नागरिकता इन्होंने ली। क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जन्म इनका हुआ था 12 मई 1820 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चूँकि 1820 में हुआ तो 2020 तक 200 साल हो गए। तो इनके जन्म के 200 साल मनाए जा रहे थे। इसी 200 साल पूरे होने पर यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ 2020 को डिक्लेयर किया है WHO ने। और 12 मई जो डेट है इसको इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसके बारे में थी, आपने जान ली। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलवान वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज़, अभी जो न्यूज़ में आप देख रहे हैं इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ, वो जो गलवान वैली पे जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। बहुत ही फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप आजकल की न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको आंसर बिल्कुल इसका पता होगा। जी हाँ, इसका आंसर है लद्दाख। ऑप्शन बी, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जोरों पर है। फिलहाल अभी तो कुछ टॉक चल रही हैं कि चीज़ें शांत होंगी, लेकिन हमारे काफ़ी जवान शहीद हो चुके हैं। चाइना का कहना यह है कि उसका एक प्रोविंस है, उनका जो स्टेट होते हैं उनको प्रोविंस बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, जिंग जियांग यूघुर ऑटोनॉमस रीजन। उनका एक स्वायत्त रीजन है, क्षेत्र है, उसका नाम है जिनजियांग यूघुर ऑटोनॉमस रीजन। तो वो कहते हैं कि जो गलवान वैली का रीजन है ये उनके एरिया में आता है। गलवान वैली है बेसिकली तो गलवान रिवर से ही बनी है
और ये रिवर आपकी अगर पूछा जाए तो किसका पार्ट है, किस रिवर सिस्टम का पार्ट है, तो गलवान वैली आपके इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है अगर क्वेश्चन पूछे तो इसी वैली पे प्रॉब्लम चल रही है। चाइना कहना है वो हमारा रीजन है और इंडिया का कहना है कि हमारा रीजन है। ऑब्वियसली हमारा रीजन है, चाइना की हरकतें हमेशा से ऐसी रही हैं, इस बार ही मुँह की खाएंगे तभी मानेंगे। फिलहाल जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। अगर बॉर्डर पूछा जाए आपसे इंडिया चाइना का तो 3488 किलोमीटर लंबा हमारा उनका बॉर्डर। सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ है इंडिया का? जी हाँ, बांग्लादेश के साथ है 4000 किलोमीटर के ऊपर का। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये मैंने पढ़ाया भी है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, वहाँ से आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। हालांकि अभी जो बताना है इस क्वेश्चन के बेसिस पे वो बताता हूँ। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस रिवर पर बना है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। आंसर अगर इस क्वेश्चन का आप देखें आपको पता होगा, अगर आपको कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पता है, जो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मतलब पानी को एक जगह से अलग अलग स्टेजेस में उठाकर दूसरी जगह पहुंचाना, कि एक जगह की ऊंचाई दूसरी जगह की ऊंचाई एक जगह से ज़्यादा है और पानी यहाँ बह रहा है, तो यहाँ से पानी को कैसे उठा के हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं एल्टीट्यूड बेसिस पे, उसके बारे में ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो कि बनाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर वही रिवर है जो गंगा के बाद दूसरे नंबर पर आती है लंबाई के क्षेत्र में, सबसे लंबी भारत की दूसरी नदी है। और अगर स्रोत की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से होकर ये नदी निकलती है, सोर्स है उसका, ओरिजिन है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। पीएम केयर्स फंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ पार्ट। पीएम केयर्स फंड जब से कोरोना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को जो पैसे डोनेट करने होते हैं वो पीएम केयर्स फंड में ही किए जाते हैं। तो कहा जा रहा है ये किसका भाग है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का भाग है, या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया मतलब संचित निधि भारत की, कंटिजेंसी मतलब आकस्मिक निधि, पब्लिक अकाउंट मतलब जो लोक अकाउंट है इंडिया का वो, और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है। तो आई थिंक ये फेयरली इजी क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं, देखने से ही समझ में आ रहा है। तो जी अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल आपका सही है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का पार्ट है पीएम केयर्स। तो इस केयर्स का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा, सी से है सिटीजन, ए फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एंड इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी कि सिटीजन, असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, यानी इमरजेंसी की सिचुएशन में जो हमारे नागरिक हैं उनके असिस्टेंट के लिए और उनके रिलीफ के लिए जो फंड बना है उसका नाम है पीएम केयर्स फंड। तो बहुत अच्छी राइमिंग है इसकी, एब्रीवेशन बड़ा अच्छा है वर्ड्स के साथ। तो मोदी जी के हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं जो वर्ड हैं वो उनको आप एक्सप्लेन करेंगे वर्ड्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा मैच करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अरिकामेडु एक आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक साइट है, जगह है, वो न्यूज़ में आती रहती है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो अगर आप अरिकामेडु के लिए ऑप्शन देखें तो यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश, 4 आपके ऑप्शन। आंसर की बात करें अगर इसकी तो पुदुचेरी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका यही आंसर था तो बिल्कुल सही है। इसके बारे में अगर जानिए तो चोल साम्राज्य जो था उसका ये एक फेमस फोर्ट था, बहुत मेजर फोर्ट था चोल साम्राज्य का, और यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से आपको साक्ष्य मिलेंगे कि इंडिया का रोम से जो ट्रेड होता था वो फेमस है अरिकामेडु नाम की जगह में। तो रोम से फेमस था ये इनका ट्रेड, और यहाँ पर मनके बनना यानी बीड मेकिंग का काम ज़्यादा होता था, मनके बेसिकली बनते थे। तो बेसिकली आपको रोमन जो यहाँ पर कल्चर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है एकमात्र जगह भारत की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन ये टर्म हिंदी वाले भी देख लें, ऐसे ही टर्म पूछ लेंगे, इसको देवनागरी लिप में लिख के इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन जो न्यूज़ में आता है वो किस लिए है? एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार, बहुत दूर की जो चीज़ें हैं उनको देखने की क्षमता। एज रिलेटेड डिफिकल्टी टू फोकस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट, नज़दीक की चीज़ों को जो है पास ला के एज की वजह से देखने में समस्या जो होती है वो। आइज विद रिफ्रैक्टिव एरर्स, यानी कि रोशनी आंख पर पड़ के रिफ्रैक्ट हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है, तो ऐसी समस्या। या फिर एबिलिटी टू सी विदाउट आइज, बिना आँखों के देखने की क्षमता। तो गेस करिए क्या है इसका आंसर, मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर।
एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन जो बेसिकली होता है उसका यहाँ पर ऑप्शन सही है डी, एबिलिटी टू सी विदाउट आई। तो आप कहेंगे बिना आंखों के कैसे आदमी देखेगा, तो यहाँ पर जो अगर हम ओशन में देखेंगे तो ब्रिटल स्टार नाम की एक स्पीशीज है, ब्रिटल स्टार। ये बेसिकली स्टार फिश अगर जानते हो आप, स्टार की शेप की होती हैं, स्टार फिश के रिलेटिव हैं स्पीशीज। ये रही फोटो आप देख सकते हैं, तो ये है। अब इनकी जो बॉडी है इस पर फोटो रिसेप्टिव सेल्स होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं लाइट सेंसिंग सेल। तो लाइट जो पड़ रही है उसको ये सेंस करते हैं, इससे वो जो रॉक है, रॉक वगैरह का स्ट्रक्चर का पता ये लगा सकते हैं अपने फोटो रिसेप्टर्स से। तो इस वजह से सी अर्चिन्स होते हैं, ब्रिटल स्टार्स होते हैं, ये सही बिना आँख के भी देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो विजन है वो ब्रिटल स्टार में और अर्चिन्स में होता है, और ये बिना आँखों के देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ILP के बारे में, इनर लाइन परमिट। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था पहले, मैं आपको दे दूंगा लास्ट में वीडियो के। तो इनर लाइन परमिट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंडियन सिटीजन को अलाउ करता है क्योंकि ये जगह पर घूम सकते हैं या रुक सकते हैं एक स्टेट में जो कि ILP सिस्टम के अंदर प्रोटेक्टेड है, कि आपको ILP मिलेगा तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट BEFR जो कि 1873 में आया, उससे शुरू हुआ, उससे ओरिजिनेट हुआ है। ILP रिक्वायर होता है फॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ जगहों के लिए ILP की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन कहता है एट प्रेजेंट इस समय पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ही सिर्फ ऐसे राज्य हैं जहां पर ILP सिस्टम काम कर रहा है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो आप बता पाएंगे, और ऐसे भी अगर आपने ILP के बारे में पढ़ा होगा तब बता लेंगे सिंपल। तो पूछा कौन सा स्टेटमेंट है जो एब्सोल्युटली करेक्ट है यहाँ पर, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। तो एक बार आप जरूर इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर बताइए। तो अगर आप ILP की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका वो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप लेकर विजिट और स्टे कर सकते हैं ऐसे एरियाज में जो ILP प्रोटेक्टेड हैं। ये कॉन्सेप्ट बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से आया था। लेह लद्दाख में यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में था, लेकिन अब मणिपुर एक ऐसा स्टेट आ गया है जहाँ पर ILP लागू हो गया है। यहीं पर हुआ था, इसीलिए मैंने वो वीडियो डाला था, तो आप उसको देख सकते हैं लिंक में। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत किसका भाग है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर आर्टिकल 22। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है वही आपको बताता है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी देता है। क्या है? दो तरीके की लायबिलिटी यहाँ की बात कर रहे हैं, एक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल, एक है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि जो कंपनीज हैं, अगर कोई समस्या होती है, कोई हजार्डस प्रॉब्लम होती है उस कंपनी में हो रहे काम की वजह से, तो वो कंपनी कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देगी। उसकी गलती से कहीं से गलती हो जाती है, एक्ट ऑफ गॉड, कुछ ऐसा आता है, अर्थक्वेक या कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कंपनीज कोई भी कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं देंगे। ये है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। दूसरा है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि किसी भी वजह से गैस लीक हुई या किसी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिससे पब्लिक वेल्थ या फिर हेल्थ पे नुकसान हुआ, तो इसका जो हर्जाना है, जो कंपनसेशन है, वो कंपनी ही देगी। यहाँ पर हजार्डस कंपनियों की बात की जा रही है, ऐसी कंपनी जिससे गैस लीक हो सकती है या कोई ऐसी समस्या हो सकती है फ्यूचर में जो लोगों के लिए नुकसानदायक हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ के बारे में क्या सही है? ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल प्रोग्राम है ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने का। टाइगर कंजर्वेशन एरियाज को रीस्टोर करने के लिए, पुनः उनको अच्छा करने के लिए एक प्रोग्राम है। इंडिया और US की आर्म फोर्स की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा इसके न्यूज़ में तो आप जान रहे होंगे कि ये फर्स्ट एवर, मतलब अभी तक नहीं हुई थी, पहली बार ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है इंडिया और US के आर्म फोर्सेस की। तो अगर पूछे कहाँ हुआ तो आप बताएंगे कांकेंडा कोस्ट, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है।
कांकिंडा कोस्ट पे ये हुआ है। तो एक्सरसाइज है बेसिकली ये। तो गाइस ये 10 क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइजेज हैं, आपको इनका बेसिकली नाम पता होना चाहिए। टाइगर ट्रायम्फ आपको पता होगा, इंडिया यूएस के बीच की आर्म फोर्स ट्राइसेप्स एक्सरसाइज, दैट्स इट। तो अब हम 10 क्वेश्चन हमने देख लिए इसमें, और ये जून का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आएगा। तो अगले पार्ट में हम फिलहाल 15 तारीख के बाद के जो न्यूज़ हैं, ये जो इंपॉर्टेंट बाकी जून की बची हुई न्यूज़ है, उस पर हम कुछ MCQs बनाएंगे। MCQ ज़रूर कीजिए टाइम निकाल के, थोड़ा फन भी है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है करंट, तब भी आप इसको जरूर सॉल्व करें, आगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ जल्दी कैचअप हो जाएगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे दोस्तों को भी ऐसी नॉलेज मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो ला पाऊँगा। तो गाइस ऐसे ही करते रहिए। स्टडी प्रत्युष, थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ें, अच्छे बने।